हेलो एवरीवन, सुबह उठने के बाद आप अपना एक टारगेट फिक्स करिए और टारगेट को अचीव करने में पूरा दिन लगा दीजिए। हम आपके साथ एक बार फिर से बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें हम क्वेश्चन आंसर ना डिस्कशन करके उसके सभी ऑप्शन अच्छे से डिस्कशन करेंगे और जितने भी क्वेश्चन आंसर हम डिस्कशन करेंगे वो सभी किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। हमारा देखिए ये जो हमारे जो क्वेश्चन होंगे ये इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ बताइए। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण। क्या राजनीतिक स्वतंत्रता है? ऐसा नहीं है। लोगों की मुक्त राजनीति गतिविधियां, हाँ हो सकता है, ये करेक्ट लग रहा है। राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग, नहीं। मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ यानी उसे गिरा सकते हैं। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधि, यही क्या है? आपकी राजनीतिक स्वतंत्रता है। यानी लोग क्या करेंगे, अपनी जो गतिविधियां हैं किसी भी पार्टी से जुड़ सकते हैं, कहीं भी वोट डाल सकते हैं, किसी भी पार्टी का प्रचार कर सकते हैं। यही क्या कहलाती है? राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? यानी ड्राफ्ट जो कमेटी थी उसके सदस्य नहीं थे। फर्स्ट ऑप्शन है B.R. अंबेडकर, सेकंड है आलिद कृष्ण स्वामी, थर्ड है राजेंद्र प्रसाद और फोर्थ ऑप्शन है आपका गोपालाचार्य अयंगर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से हम करेक्ट आंसर पहले जान लेते हैं। क्या सदस्य नहीं थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य नहीं थे। जो ड्राफ्ट कमेटी थी, ड्राफ्ट कमेटी के हेड जो अध्यक्ष थे, आप सभी को पता होगा वो अध्यक्ष कौन थे? B.R. अंबेडकर थे। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है यहाँ से, इसमें सदस्य कितने थे ड्राफ्ट कमेटी में? तब आप लिखेंगे 7 सदस्य हुआ करते थे। 7 सदस्यों की एक कमेटी थी और जिसके हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यहाँ राजेंद्र प्रसाद तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद तो हमारे पहले राष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। और सबसे लंबा कार्यकाल भी किनका रहा है? राजेंद्र प्रसाद का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। कितने वर्ष रहा है? 12 वर्ष का टाइम पीरियड इनका सर्वाधिक सबसे लंबा टाइम पीरियड माना जाता है। इसके अलावा जो बाकी सदस्य हैं इनके सदस्य थे ड्राफ्ट कमेटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? माना जाता है भारत को एक गणराज्य यानी रिपब्लिक माना जाता है। हाँ, भारत रिपब्लिक है। मुख्य रूप से इसके लिए क्यों, यानी किस वजह से भारत को रिपब्लिक माना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, बिल्कुल ठीक है। ये जो स्टेट का है राज्य अध्यक्ष है, ओके। 1947 से या उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, नहीं, ये ऑप्शन गलत है, ऐसा है ही नहीं। उसका अपना लिखित संविधान है, ऐसा भी नहीं है कि लिखित संविधान की वजह से हमें गणतंत्र माना जाए। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बचेगा? जो आपका राज्य अध्यक्ष होता है, राज्य अध्यक्ष मीन क्या है? जैसे हमारा इसमें क्या है, जो पॉलिटी है ना, पॉलिटी ये 2 तरीके से आपको बताती है। एक तो बताएगी राज्य यानी कि स्टेट, एक बताएगी राष्ट्र यानी कि आपका नेशन। राष्ट्र मीन्स नेशन और स्टेट मीन्स स्टेट। इसमें जो कल्पना की गई है ना पॉलिटी में, वो राज्य की कल्पना, कई बार उसे राज्य को ही क्या बोलते हैं? नेशन का दर्जा दिया जाता है। इसके ऑप्शन में यही है कि राज्य अध्यक्ष का चुनाव, यानी कि जो हमारे राष्ट्र हैं, राष्ट्राध्यक्ष है, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे राष्ट्र जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं राष्ट्रपति। हमारे
पूरे राष्ट्र के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का हमारे यहाँ क्या होता है? चुनाव होता है। इसलिए हमें क्या माना जाता है? गणतंत्र कहा जाता है, रिपब्लिक माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं ब्रिटेन को, इंग्लैंड को। इंग्लैंड में जो क्या होता है, जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है वहां क्या होता है? वंशानुगत होता है। तो वहां जो चुनाव नहीं होता है इसलिए उसे रिपब्लिक नहीं माना जाता है। जबकि एग्जाम्पल लेते हैं हम अमेरिका का। अमेरिका में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, यानी कि जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है उसके इलेक्शन होते हैं। इसी वजह से अमेरिका को रिपब्लिक माना जाता है। लास्ट बात यही है कि जिस देश का, जिस राष्ट्र के अध्यक्ष का जो हेड ऑफ सुप्रीम होता है, अगर उसका चुनाव होता है तो वो देश क्या कहलाएगा? रिपब्लिक कहलाएगा। ये क्वेश्चन उसी की तरफ इशारा कर रहा है। अगला नए क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? यानी जो भारत का संविधान है वो कैसे भारत को बताता है? फर्स्ट ऑप्शन है राज्य एवं संघ अक्षत्र का महासंघ, ए फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। बिल्कुल ठीक है, हाँ ये बात ठीक हो सकती है। यूनियन ऑफ स्टेट, एक राज्य का संघ, ऐसा नहीं है, एक राज्य का संघ नहीं है। भारतवर्ष नहीं है, फेडरेशन नेशन नहीं है ऐसा। तो क्या आर्टिकल फर्स्ट जब हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, फर्स्ट आपका ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। यानी कि जो भारत का संविधान है उसने भारत को क्या माना है? राज्य एवं संघ अक्षत्र का महासंघ इसे कहा है। देखिए हम थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। जो हमारा संविधान है, संविधान में टोटल कितने आर्टिकल हैं, कितने अनुच्छेद हैं? संविधान में 395 ओरिजिनल जो संविधान है उसमें 395 आर्टिकल हैं, 395 अनुच्छेद हैं। इन 395 अनुच्छेदों को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 22 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया, 22 भाग में इनको बांटा गया है। जो फर्स्ट भाग है, पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है, इसमें कितने आर्टिकल हैं? पार्ट नंबर 1 में 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल हैं। और आर्टिकल जो 1 है, आर्टिकल 1 या फिर अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें दो बातें बताई गई हैं, इंडिया और भारत। भारत के कितने नाम हैं? भारत है और एक इंडिया है। शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि राज्यों का संघ है। चाहकर भी कोई राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। यहां हमारा जो संविधान है, इस संविधान के अंदर किस वर्ड का यूज मिलता? हमें यूनियन शब्द का यूज मिलता है। हमारे संविधान में कहीं भी किस शब्द का यूज हमें नहीं मिलता? फेडरल का यूज हमें नहीं मिलता है। फेडरल शब्द हमें कहीं नहीं मिलेगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज मिलेगा यूनियन शब्द। और यही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि भारत के कितने नाम हैं? तो आप बताएंगे 2 नाम हैं। कौन कौन सा? एक भारत, सेकंड इंडिया। इसके अलावा और क्या बताया गया है? इसमें किस वर्ड का यूज किया गया है? यूनियन शब्द का। क्या फेडरल शब्द का यूज हमें मिलता है? नहीं मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और आर्टिकल फर्स्ट ही क्या बोलता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का संघ है। और इसी के भाग में क्या बताया गया है? 28 + 8 यानी 28 स्टेट है इसमें, और 8 क्या है? यूटी है। यही हमारी फर्स्ट शेड्यूल हमें बताती है, पहली अनुसूची हमें बताती है। और हमारे नए यही क्वेश्चन ये बोल रहा था कि भारतीय संविधान ने भारत को किस रूप में वर्णित किया है? तो आप किस रूप में? यूनियन के रूप में वर्णित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द निम्नलिखित में से सेकुलर शब्द कब जोड़ा गया? ऑप्शन फर्स्ट है 41वां संविधान संशोधन, नहीं। 42वां संविधान संशोधन, हाँ हो सकता है। 43वां संविधान संशोधन, नहीं। 43 अमेंडमेंट, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44 हो सकता है, मे बी हो सकता है।
लेकिन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो जोड़ा गया था वो कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन। और ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1946 1976-77 के अंदर 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे हम किस रूप में जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जानते हैं। इसे ही लघु संविधान कहा जाता है और सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। प्रीवियस ईयर एग्जाम को आप उठा के देखेंगे तो 42वां और 44वां दो ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां 44वां 86वां सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। आइए एक बार जान लेते हैं क्या था 42वां संविधान संशोधन। देखिए क्या होता है 42वां जो संविधान संशोधन है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 42वां संविधान जो संशोधन है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कब किया गया, पहले तो ये देख लेते हैं, 1976-77 में किया गया। ठीक है, इसके किसके टाइम पर किया गया था, ये प्रधानमंत्री कौन था, इसके टाइम पर इंदिरा गांधी, आयरन लेडी उस टाइम पर प्रधानमंत्री थी। ओके, इसमें क्या क्या फेरबदल किया गया, इसे किस नाम से जानते हैं हम, इसे ही किस नाम से हम जानते हैं, लघु संविधान के नाम से हम इसे जानते हैं। आगे और क्या इसके अंदर बदलाव किए गए, इसमें 3 वर्ड को जोड़ा गया था, 3 शब्द को जोड़ा गया। फर्स्ट था समाजवाद, समाजवादी, सेकंड था पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, या फिर इसी में वर्ड यूज किया गया सेकुलर या फिर धर्म निरपेक्ष, और इसी में वर्ड यूज किया गया अखंडता, अखंडता। 3 वर्ड को इसके अंदर जोड़ा गया था और इसे क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इसके अंदर क्या बदलाव किया गया, इसके अंदर और बदलाव किया गया कि इसी के अंदर क्या यूज कर दिया गया, इसी में यूज कर दिया गया कि जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा का अमूमन जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन इसके द्वारा कितने वर्ष कर दिया गया, 6 वर्ष कर दिया गया, यानी 1 साल इसे बढ़ा दिया गया था। और इसे ही क्या बोला जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। एक बार 44वां और जान लेते हैं। 44वां जो संविधान संशोधन है, 44वां संविधान संशोधन है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1948, इसके टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे इसके टाइम पे। ओके, इसमें क्या किया गया, इसमें जो टाइम पीरियड लोकसभा का बढ़ाया था, जो लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष किया गया था, उसे दोबारा से क्या कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। ओके, इसके अलावा क्या कर दिया गया, जो हमारी इमरजेंसी थी, इमरजेंसी 3 तरीके से लगाई जा सकती थी और 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। फर्स्ट होती है आपकी नेशनल इमरजेंसी, सेकंड आपकी स्टेट इमरजेंसी जिसे हम राज्यपाल शासन बोलते हैं, और थर्ड होती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो जो फर्स्ट जो टाइप होती है, यानी कि जो नेशनल इमरजेंसी होती है, आर्टिकल 352 के तहत जिसमें लगती है, वो 3 तरीके से लगाई जा सकती है। तो उसमें जो एक जो वर्ड को चेंज किया गया था, एक वर्ड को चेंज किया गया था, पहले वर्ड यूज होता था इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी आंतरिक अशांति की वजह से इमरजेंसी लगाई जा सकती है, पूरे जो देश के अंदर लगती है आपातकाल, लेकिन उसकी जगह वर्ड एक और जोड़ दिया गया सशस्त्र विद्रोह, वो इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो 42वां पढ़ा हमने, फिर 44वां हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली गवर्नर यानी राज्यपाल थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहली राज्यपाल कौन थी। तो इसमें आपका करेक्ट जो आंसर है, सॉरी ऑप्शन देख लेते हैं, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका पहले करेक्ट आंसर जान लेते हैं। तो ये कौन हो जाएंगी, श्रीमती सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू क्या हो जाएंगी, हमारी पहली राज्यपाल थी। ओके, इसके अलावा इंदिरा गांधी के बारे में है, इसके सुचेता कृपलानी के झंडा से संबंधित आप जानते ही होंगे।
विजय लक्ष्मी पंडित हमारी जो भारत की तरफ से पहली महिला और जो यूएन की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी ये रह चुकी हैं। आइए कुछ और जान लेते हैं राज्यपाल के बारे में। पहली राज्यपाल कौन थी? पहली जो राज्यपाल थी वो थी सरोजिनी नायडू। ये कब से कब थी और किस उसकी थी पहली राज्यपाल? देखिए किस प्रांत की, किस स्टेट की पहली राज्यपाल थी? तो ये उत्तर प्रदेश यूपी की पहली महिला राज्यपाल गवर्नर रही है। और ये यूपी की नहीं, पूरी इंडिया की ये पहली महिला गवर्नर थी। ओके, जो गवर्नर है, किसी स्टेट का गवर्नर रहेगा, ये संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आप लिखेंगे ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो ये आर्टिकल 153 153 अनुच्छेद हमें क्या बोलता है? 153 अनुच्छेद हमें कहता है कि जो भारत है, भारत के किसी स्टेट का एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 153 हमें पावर देता है। लेकिन क्या हुआ? फिर हुआ 7वां संविधान संशोधन, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 7वां संविधान संशोधन हुआ और 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसमें ये क्लियर कर दिया गया कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक स्टेट का भी राज्यपाल रह सकता है, बन सकता है। पहले क्या था? केवल एक स्टेट का एक ही राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल को केवल पावर दी जाएगी एक स्टेट की। लेकिन क्या हुआ? ये तो पावर क्या देता था? 153 आर्टिकल देता था। लेकिन फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और 7वां संविधान संशोधन, जिसके तहत क्या हुआ कि अब जो है एक व्यक्ति 1, 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या है? राज्यपाल बन सकता है। और पहली राज्यपाल कौन थी? पहली राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। ओके, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? फर्स्ट ऑप्शन है समानता का अधिकार, सेकंड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और लास्ट है धर्म की स्वतंत्रता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, कुछ डिटेल और जान लेते हैं। यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। समानता का अधिकार, जो राइट टू इक्वलिटी है। देखिए हमारे जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट किस भाग में है? तो संविधान का भाग नंबर 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, ये किसके बारे में है? हमारे फंडामेंटल राइट के बारे में है। और फंडामेंटल राइट है जो मौलिक अधिकार है, हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए हैं। इसके अलावा समानता का अधिकार आपको पता है, समानता इक्वलिटी के बारे में किसके बारे में बताता है? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। 14 से लेकर 18 क्या बताएगा? आपको समानता बताएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 आपको शोषण के विरुद्ध। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 हमें बताता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही आर्टिकल एक ऐसा आर्टिकल है जो आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की एंट्री देता है, अदरवाइज आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। किसी वजह से अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। और 32 को ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला है? संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। कभी आर्टिकल पूछ लेता है, कभी ये पूछ लेता है कि किसने हृदय और आत्मा कहा है। धर्म की स्वतंत्रता आपको बताएगा आर्टिकल 25, 26, 27, 28, फिर 25, 26 में 27, 28, 28 और 29, 30 आ जाएंगे। या आ जाएंगे आपको अल्पसंख्यकों से संबंधित, माइनॉरिटी से संबंधित आ जाएंगे। तो आप सभी आर्टिकल याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? इसमें यह नहीं पूछा गया है कि स्थायी या फिर अस्थायी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं, ये तो कौन थे? ये तो प्रारूप जो समिति थी, प्रारूप समिति के हेड थे। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाँ हो सकते हैं, हमारे पहले राष्ट्रपति भी थे। जवाहरलाल नेहरू नहीं, ये भी नहीं थे।
वल्लभ भाई पटेल, नहीं ये भी नहीं थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे, संविधान सभा के, और लास्ट तक यही रहे थे। राजेंद्र प्रसाद ही लास्ट तक क्या रहे थे, स्थायी अध्यक्ष रहे थे। पहले और या फिर स्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, ये पहले स्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा का सलाहकार कौन था, तो BN राव, प्रोफेसर BN राव थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है साइमन कमीशन का प्रस्ताव, नहीं। क्रिप्स प्रस्ताव, ऐसा भी नहीं था। माउंटबेटन योजना, नहीं। और मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना या फिर कैबिनेट मिशन, ये करेक्ट आंसर है। तो आपकी जो हमारी संविधान सभा है वो किसके तहत गठन किया गया था, उसका गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। आइए कुछ ऑप्शन को और डिस्कशन कर लेते हैं। साइमन कमीशन, साइमन जो कमीशन था इसे 1927 में बनाया गया था, 1927 में बनाया गया। और ये इंडिया आया था ये 1928 में, 1928 में भारत आता है। साइमन जो कमीशन था इसको क्यों बनाया गया था, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जो सुधार अधिनियम था उसकी जांच करने के लिए इसे बनाया गया था। और इसमें सभी जो सदस्य थे वो क्या थे, वो सभी अंग्रेज सदस्य थे। इसी बात से भारतीय जनता के मन में रोष उत्पन्न होता है और भारतीय जनता इसके विरोध में क्या करने, नारे लगाना स्टार्ट कर देती है सॉरी, साइमन गो बैक। और इसी नारों का प्रमुखता से कौन लगाता है, लाला लाजपत राय। और पुलिस की लाठियों द्वारा उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और तो साइमन कमीशन कब भारत आया था, 27 में बना, 28 में क्या हो गया, इंडिया आ गए थे। क्रिप्स प्रस्ताव क्या था, क्रिप्स प्रस्ताव जो था ये 1942 से संबंधित है। इसमें क्या गया था, अंग्रेजों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारतीयों से सहयोग की अपेक्षा की गई थी। और ये भारतीयों के मन में एक डर के माहौल को निकालने और एक मतलब अंग्रेजी सरकार जो है अपनी अच्छी पकड़ बनाना चाहती थी, इसके लिए आया था क्रिप्स प्रस्ताव। और जो स्टेपर्ड क्रिप्स थे वो इसके हेड थे, इसी से संबंधित है। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना क्या थी, ये अंतिम रूप से आए थे भारत में, और अंतिम रूप से भारत में आए थे। और ये लास्ट 1947 के आसपास आए, 1947 में आए थे। और भारत के पहले गवर्नर जनरल भी रहे थे, ये अंग्रेज थे। हालांकि पहले जो भारतीय थे वो C राजगोपालाचार्य थे। तो माउंटबेटन योजना सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए भारत में आई गई थी, जो माउंटबेटन से ही संबंधित है, व्यक्ति के नाम से ही है। और हमने चारों ऑप्शनों को डिस्कशन कर लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अभी बताया है। प्रारूप जो समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। C राजगोपालाचार्य अभी बताया है, हमारे पहले भारतीय गवर्नर जनरल होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति होंगे, सबसे लंबा कार्यकाल होगा। इसके अलावा क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री होंगे। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर को ही कहा जाएगा, क्योंकि ये ही ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर थे और हेड थे। और ड्राफ्ट कमेटी में कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे। इनका कितना वाचन हुआ था, 3 वाचन हुए थे इनके। और अंतिम रूप से ये जो है लास्ट जो इनकी बैठक हुई थी, खत्म हुई थी 24 जनवरी 1950 को, यानी कि जब कंप्लीट हो गया था। या हम बोल देते हैं कि इसको 26 नवंबर 1950 को इनकी अंतिम बैठक हुई थी, क्योंकि ड्राफ्ट कमेटी के हेड थे। और इसे ही इन्हें क्या बोला जाता है, इसी वजह से इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। BN राव आपको पता है ये कौन थे, हमारे संविधान सभा के सलाहकार थे। संविधान का मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी,
तो जो आपकी मसौदा समिति के वो होगा किसके द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, वो प्रस्तुत की जाएगी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ओके, जो आपकी जो मसौदा है वो किसके द्वारा होगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। और संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है 1922, सेकंड 1923, 1921 और लास्ट ऑप्शन है 1920। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 1920 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हुआ था, भारत के अंदर पहली बार जो है, भारत में जो पहली बार केंद्रीय विधानसभा बनाने के लिए जो क्या किया गया था, 1919 में ये कहा गया था कि भारत में पहली बार केंद्रीय विधानसभा बनेगी। लेकिन इसके लिए जो बनकर ये तैयार हुई, जो काम करना स्टार्ट हुआ, ये 1920 से इसकी स्टार्टिंग होती है। मोंटेगू जो चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था उसमें ऐसा बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया था। तो फर्स्ट ऑप्शन 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या फिर 29 जनवरी 1950। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को हमने क्या अपनाया था, 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रगान अपनाया था। आइए एक और मजेदार स्टोरी आपको सुनाता हूं मैं। क्या हुआ था, जब हमारा संविधान बनकर कंप्लीटली तैयार हो गया था तो लास्ट बैठक हुई थी। लास्ट बैठक कब हुई थी, लास्ट बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। इस दिन तीन सबसे बड़े काम हुए, तीन सबसे बड़े काम हुए थे 24 जनवरी 1950 को। एक तो क्या हुआ, 24 जनवरी 1950 को जो संविधान बनकर तैयार हुआ था, इस संविधान के ऊपर अंतिम रूप से जितने भी सदस्य थे इनके द्वारा अंतिम रूप से साइन किए गए थे, हस्ताक्षर किए गए थे। कब, 24 जनवरी 1950 को पहला काम हस्ताक्षर किए गए थे। ओके, सेकंड इसके अंदर क्या हुआ, सेकंड काम आपका हुआ था 24 जनवरी को हस्ताक्षर हुए। सेकंड आया था कि एक जो संविधान है इसको लागू कैसे करेगा, कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा, तो इसके लिए एक पद था राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को चुना गया था। पहले राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, जिनको कब चुना गया, 24 जनवरी को चुना गया। तीसरा काम सबसे बड़ा क्या हुआ था इस दिन, फर्स्ट मैंने आपको बताया, सेकंड और तीसरा, थर्ड देखते हैं। इस दिन राष्ट्रगान और गीत इनको अपनाया गया था। राष्ट्रगान और गीत को अपनाया गया था। आपको पता है राष्ट्रगान और गीत क्या है, इनको अपनाया गया था। आइए एक बार फिर देखते हैं। और जो ये जिस पर साइन किए गए थे और इस जो कॉपी पर जो साइन किए गए थे, ये कॉपी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रही थी, इनके पैसे नहीं लिए गए थे। तो इस पर साइन किए गए, तीन काम हुए थे। तो आई होप आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। और जितनी भी वीडियो, अगर आपने कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आपको क्लास अच्छी लगी है तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई आपका सजेशन है, न्यू कोई टॉपिक स्टार्ट करना है, इसके बारे में लिख सकते हैं। वैसे आपका जो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में हम आपके साथ हैं। चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट सोनीपत आपके साथ है। किसी भी मोड में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। वो क्वेश्चन आपकी जिंदगी संवार देंगे, आपके वन डे एग्जाम के अंदर हेल्पफुल रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।